अब हम बात करते हैं लोकतंत्र की उत्पत्ति और विकास। तो लोकतंत्र की उत्पत्ति और विकास किस तरीके से रहा है, प्राचीन काल में लोकतंत्र किस तरीके से था, किस तरीके से लोकतंत्र का स्वरूप हमें प्राचीन काल में देखने को मिलता है, वहीं मध्यकाल में लोकतंत्र का स्वरूप हमें किस तरीके से देखने को मिलता है, और आधुनिक काल में लोकतंत्र का स्वरूप किस तरीके से देखने को मिलता है। साथ ही साथ इसमें हम यह भी समझने की कोशिश करेंगे कि लोकतंत्र का जो व्यवहारिक स्वरूप है उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, प्राचीन काल में जो लोकतंत्र था वो लोकतंत्र आधुनिक काल के लोकतंत्र की तुलना में किस तरीके से भिन्न था। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, सबसे पहले आप प्राचीन काल पे आ जाइए। तो प्राचीन काल जिसको हम पहले भी कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि भाई 800 ईसा पूर्व से 476 ईस्वी जब रोमन साम्राज्य का पतन होता है, तो इस टाइम पीरियड को हम प्राचीन काल के एरा में रखते हैं। साथ ही साथ मध्यकाल को हम 476 ईस्वी जब रोमन साम्राज्य का पतन होता है वहां से उठाते हैं, और साथ ही साथ 15वीं शताब्दी का जो उत्तरार्ध का जो बीच का समय है वहां तक के काल को हम मध्यकाल की श्रेणी में रखते हैं। मैकियावेली का जैसे हमने कई बार जिक्र किया है कि मैकियावेली जहां मध्यकाल का अंतिम विचारक के रूप में हम मैकियावेली को जानते हैं, वहीं मैकियावेली को आधुनिक काल के प्रथम राजनीतिक विचारक के रूप में हम जानते हैं। तो इस तरीके से ये मध्यकाल की जो एंडिंग है 476 ईस्वी से 15वीं शताब्दी के बीच के उत्तरार्ध के समय के काल को हम मध्यकाल के रूप में जानते हैं। वहीं आधुनिक काल की अगर हम बात करें तो 15वीं शताब्दी से वर्तमान तक का जो काल है उसको हम आधुनिक काल की श्रेणी में रखते हैं। तो यहां पे सबसे पहले आप प्राचीन काल में आ जाइए। प्राचीन काल में लोकतंत्र किस तरीके से था, तो प्राचीन काल में लोकतंत्र अविकसित अवस्था में था, यानी प्राचीन काल में जो लोकतंत्र का जो स्वरूप है वो कहीं ना कहीं अविकसित अवस्था में था। अविकसित अवस्था में किस तरीके से था, किस तरीके से पूरी विकसित अवस्था में प्राचीन काल में लोकतंत्र नहीं था उसको समझ लीजिए। तो प्राचीन काल में जहां प्लेटो अरस्तु के समय विशुद्ध या प्रत्यक्ष लोकतंत्र प्रणाली विद्यमान थी, परंतु फिर भी इस प्रणाली का जो स्वरूप था वो उस तरीके से नहीं था जिस तरीके से होना चाहिए। तो प्राचीन काल में जब प्लेटो और अरस्तु का हम जिक्र करते हैं तो उस समय लोकतंत्र कहीं ना कहीं अपने वजूद में था, यानी लोकतंत्र का वजूद प्राचीन काल में हमें देखने को मिलता है। लेकिन प्राचीन काल में लोकतंत्र कहीं ना कहीं क्या था, प्रत्यक्ष और विशुद्ध रूप में नहीं था। तो प्राचीन काल में लोकतंत्र क्या था, थोड़ा इसको समझ लेते हैं। प्राचीन काल में जो राजनीतिक संस्थाओं का स्वरूप था वो मुख्यतः 3 भागों में हमें परिवर्तित होता हुआ दिखाई देता है। यानी हम राजनीतिक संस्थाओं की बात कर रहे हैं। राजनीतिक संस्थाओं का मतलब क्या है, मैं राजनीतिक संस्था शब्द यहाँ पे इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि राजनीतिक संस्था वहां पे जो प्राचीन जो नगर राज्य यूनान के थे, तो सभी पूरे नगर राज्यों में कहीं ना कहीं एक प्रकार की सत्ता नहीं थी। कहीं पे कुलीन तंत्र था, कहीं पे प्रत्यक्ष लोकतंत्र था, कहीं पे राजतंत्र था। अलग अलग प्रकार के फीस हमें देखने को मिलते हैं। क्योंकि जब हम यूनान के इतिहास की बात करते हैं तो यूनान के इतिहास में हम देखते हैं कि जैसे माया सभ्यता का हम जिक्र करते हैं, 2000 ईसा पूर्व की हम बात करते हैं, फिर एनुलियन सभ्यता आती है। तो यानी यूनान का जो इतिहास रहा है, यूनान के इतिहास में बहुत सारे बाहर के लोगों ने आक्रमण किया है और उन लोगों ने यूनान पे अपना कब्जा जमाया है। मैं जब प्लेटो और अरस्तु पढ़ाऊंगा तो उस दौरान में यूनान के पूरे इतिहास को बताऊंगा। मैं मोटा मोटा आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि वहां पे राजनीतिक संस्थाओं का स्वरूप अलग था, इसलिए मैं राजनीतिक संस्था शब्द यूज कर रहा हूं क्योंकि अलग अलग प्रकार की राजनीतिक प्रक्रिया वहां पे होती थी। कहीं पे गुटतंत्र था तो कहीं पे इस तरीके का था। तो वहां पे जब यूनान में जब बाहर के लोगों ने अटैक किया, उन लोगों ने यूनान में वो लोग बसे, तो उन्होंने अपनी जो लीडरशिप क्वालिटी थी वो अपने हिसाब से उन्होंने क्या करी, संचालित की। तो इस तरीके से हमें यूनान में कहीं ना कहीं अलग अलग प्रकार की प्रक्रिया देखने को मिलती है। कहीं पे हमें राजतंत्र देखने को मिलता है, कहीं पे हमें लोकतंत्र के बीज भी देखने को मिलते हैं, साथ ही साथ कुलीन तंत्र और गुटतंत्र की प्रणाली भी हमें वहां पे विद्यमान देखने को मिलती है। तो प्राचीन काल में जो राजनीतिक व्यवस्था का स्वरूप है वो मुख्यतः 3 भागों में हम इसको समझ सकते हैं कि 3 भागों में था यूनान में। प्लेटो और अरस्तु के समय पे क्या था, यहाँ पे पहले तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र था। प्रत्यक्ष लोकतंत्र यहाँ पे ज्यादा मात्रा में था, साथ ही साथ ये कुलीन तंत्र में कन्वर्ट हो जाता था और फिर गुटतंत्र में कन्वर्ट हो जाता था। तो इसको थोड़ा सा समझ लीजिए ये क्या है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र किस तरीके से था प्राचीन यूनान में, वहां पे लोग क्या करते थे कि अपने सत्ता के संचालन के लिए, यानी जो लोग हैं वो लोग कम्युनिटी में रहते थे और अपने ऊपर शासन करने के लिए वो क्या करते थे, पहले नीति बनाते थे। वो लोग खुद नीति बनाते थे और उस नीति पे काम करने के लिए वो खुद अपने साथ के लोगों में से किसी को चुनते थे। कहने का मतलब क्या है कि पहले वो खुद नीति बना रहे हैं और उस नीति के संचालन के लिए अपने में से किसी बंदे का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं या किसी बंदे को चुन रहे हैं। तो यानी क्या था, लोकतंत्र है। लोकतंत्र में भी यही होता है। वर्तमान में हम लोकतंत्र में क्या देखते हैं, वर्तमान में हम ये देखते हैं कि भाई जनता क्या करती है, अपना जो नेता है उसको चुनती है और वो नेता फिर उन पे क्या करता है, शासन करता है। जैसे अभी हमने अब्राहम लिंकन की डेफिनेशन में भी देखा कि भाई जनता के लिए जनता के द्वारा शासन। तो वो भी यही कह रहे हैं कि भाई जनता पहले क्या करती है,
अपने प्रतिनिधि को चुनती है और जनता अपनी इच्छा से अपने प्रतिनिधि को चुनती है, फिर वो उन पे शासन करता है, और अगर वो सही तरीके से शासन नहीं करता है तो फिर वो उसको उठा करके दूसरे बंदे को बिठा देते हैं। तो यहां पर भी इसी तरीके की प्रणाली हमें कहीं ना कहीं देखने को मिलती है, बशर्ते ये एक बहुत बड़ी छोटे स्तर में हमें देखने को मिलती है, लेकिन कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष लोकतंत्र यहां पे उस समय विद्यमान था। किस तरीके से था ये मैं बता चुका हूं कि कहीं ना कहीं क्या था, लोग वहां पे बहुत सारे गुटों में डिवाइड होते थे और अपने गुट का रिप्रेजेंटेशन करने के लिए वो नीति नियम खुद बनाते थे अपने आप से, और उस नीति के संचालन के लिए वो क्या करते थे, उस शक्ति पे उस बंदे को भी क्या करते थे, अपने में से चुनते थे। तो इस तरीके से लोकतंत्र हमें देखने को मिलता है। अब यहां पे लोकतंत्र तो था, लेकिन इन लोगों में से जो लोग सत्ता पे अक्सर बैठते थे वो कौन थे? तो वो लोग होते थे जो मिष्टभाषी होते थे, जो बहुत चालाक होते थे, चतुर होते थे। वो लोग क्या करते थे, जनसाधारण को अपनी बातों से बहला फुसला करके उनसे सत्ता ले लेते थे। कहने का मतलब यह है कि आप तेज हैं, आप चालाक हैं, और आपने बोल दिया, आपने अपने पक्ष जनता के सामने रख लिए कि भाई मैं बनूंगा तो मैं इस तरीके से करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। लोगों ने और आम जनता ने उस पर ट्रस्ट किया, क्योंकि आम जनता ज्यादा साधारण थी, वो लोग उससे थोड़ा चालाक थे। तो इसलिए कुछ लोग यहां पे लगातार इस तरीके से सत्ता पे बैठने स्टार्ट हो गई। धीरे धीरे जब लगातार, इसमें मैं थोड़ा सा एक चीज आपको और बता देता हूं कि लोकतंत्र तो था, लेकिन उस लोकतंत्र में कहीं ना कहीं मैंने जिक्र किया कि भाई कुछ ऐसे विशिष्ट लोग थे या अभिजात लोग थे जो लोगों को गुमराह करके बार बार सत्ता हथियाते थे। तो वो लोग कौन थे? तो इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड थोड़ा बताना चाहूंगा कि 431 से 404 ईसा पूर्व एथेंस और स्पार्टा के बीच युद्ध होता है। तो उस युद्ध में जीतता है स्पार्टा। स्पार्टा जब इस युद्ध में जीत जाता है तो एथेंस पे उसका कब्जा होता है, किसका? स्पार्टा का। ऐसी स्थिति में जो एथेंस में जो पुराने अभिजात तंत्र था, जो बहुत ज्यादा ईमानदार था, उसका ह्रास हो जाता है और नया अभिजात तंत्र स्टेबल हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में जब प्रत्यक्ष लोकतंत्र की हम बात कर रहे हैं तो यही वो अभिजात तंत्र है जो कहीं ना कहीं क्या करता था, जो मिष्टभाषी था, बहुत ज्यादा चालाक था और लोगों को गुमराह करता था। ये जो नया अभिजात तंत्र जो यहाँ पे स्टेबल हुआ था स्पार्टा के युद्ध के बाद, और पुराने अभिजात तंत्र का जो ह्रास हुआ था, वो कहीं ना कहीं लोकतंत्र को एक स्वार्थ सिद्ध करने वाली और शक्ति हासिल करने वाला तंत्र मानता था। यानी वो उनका एक लोकतंत्र के बारे में इस तरीके का दृष्टिकोण था, जो ये नया अभिजात तंत्र स्थापित हुआ था, उसका मानना था कि भाई लोकतंत्र कहीं ना कहीं स्वार्थ सिद्धि या कहीं ना कहीं शक्ति को हथियाने का एक तंत्र है और इसको जैसे तैसे आप हथिया लो। तो इस तरीके की मानसिकता उनकी थी, इसीलिए वो क्या करते थे, आम जनता को गुमराह करते थे, और आम जनता को गुमराह करने के बाद वो लगातार सत्ता में आते थे। जब प्रक्रिया लोकतांत्रिक तरीके से होती थी, लेकिन एक ही प्रकार के लोग जब सत्ता में आते थे तो फिर वो लोकतंत्र कन्वर्ट हो जाता था, कुलीन तंत्र में कन्वर्ट हो जाता था। कुलीन तंत्र में कैसे कन्वर्ट हो जाता था? क्योंकि यूनान में सत्ता पर काबिज होने वाले लोग अक्सर अभिजात श्रेणी के ही होते थे, जिन्हें अरस्तु ने भी कुलीन तंत्र की श्रेणी में रखा। मैं जैसे आपको बता चुका हूं कि भाई यही लोग थे जो लगातार सत्ता में बैठते थे, और यानी किसी एक ही वंश के लोग बैठ रहे हैं, किसी एक ही श्रेणी के लोग बैठ रहे हैं, तो लोकतंत्र बिल्कुल भी नहीं हो सकता है, क्योंकि लोकतंत्र तो कहीं ना कहीं सबकी सहभागिता को स्वीकार करता है। तो इस तरीके से प्रक्रिया तो लोकतांत्रिक तरीके से हो रही है, चयन लोकतांत्रिक तरीके से हो रहा है, लेकिन जाने वाला अक्सर क्या होता था, वही वर्ग होता था, इसलिए ये लोकतंत्र कुलीन तंत्र में कन्वर्ट हो जाता था। जब ये लोग कुलीन तंत्र में बैठते थे तो अपने स्वार्थ और अपने विचारधारा या अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए वो शक्ति का गलत तरीके से इस्तेमाल करते थे, तो फिर ये कुलीन तंत्र गुट तंत्र में कन्वर्ट हो जाता था। अब सपोज एक ही वंश के लोग बैठे हुए हैं, तो अपने वंश के जो हित हैं उनको साधने की चेष्टा करेंगे। जब वो अपने वंश के हित को साधने की चेष्टा करेंगे तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, गुट तंत्र होगा। गुट का मतलब एक पर्टिकुलर उनके वंश का एक गुट बन गया। तो इस तरीके से ये कुलीन तंत्र अब गुट तंत्र में कन्वर्ट हो जाता था। तो इस तरीके से प्राचीन काल में लोकतंत्र का स्वरूप हमें देखने को मिलता है। साथ ही साथ इसमें जो प्राचीन काल में जो लोकतंत्र था, यहाँ पे अक्सर कुलीन तंत्र स्थापित होता था। जैसे मैं इसकी रिपीटिशन बता चुका हूं किस तरीके से होता था। इसी आधार पर प्लेटो के द्वारा लोकतंत्र की बहुत बड़ी क्रिटिसिज्म की गई। प्लेटो ने भी लोकतंत्र का इसी तरीके से क्रिटिसिज्म करी, क्योंकि ये कहीं ना कहीं लोगों की सहभागिता को स्वीकार न करके किसी विशेष वर्ग के हाथों में ही सत्ता आ जाती थी। तो इस तरीके से प्लेटो क्रिटिसिज्म करते हैं। साथ ही साथ अरस्तु द्वारा शासन प्रणालियों का जब वर्गीकरण किया जाता है, 158 देशों का संविधान का जब वर्गीकरण करता है अरस्तु, तो अरस्तु ने उस वर्गीकरण में लोकतंत्र को एक भ्रष्ट शासन प्रणाली की श्रेणी में रखा। क्यों रखा? इसी कारण, क्योंकि ये जो राजनेता थे या विशेष प्रकार के जो कुलीन तंत्र थे, जिनको हम अभिजात
वर्ग बोलते थे, ये कहीं ना कहीं इसी मानसिकता से सत्ता को हथियाने की कोशिश करते थे। और लोकतंत्र के प्रति उनका जो नजरिया था वही था कि भाई कहीं ना कहीं शक्ति का प्रयोग करो और अपनी स्वार्थ की पूर्ति करो, भाई यही लोकतंत्र है। तो इन्हीं लोगों की उस प्रकार की जो इन लोगों का जो भ्रष्ट चरित्र था, उन चरित्र के हिसाब से जो एथेंस में जो अरस्तु ने भी जो उसका जो मूल्यांकन किया लोकतंत्र का, तो उसको लगा ये तो बहुत ज्यादा भ्रष्ट शासन प्रणाली है। तो इस आधार पे उसने शासन के वर्गीकरण में इसको भ्रष्ट शासन प्रणाली के आधार पे वर्गीकृत किया था। अब ये तो रही प्राचीन काल की बात। तो प्राचीन काल में साथ ही साथ हम देखते हैं कि भाई प्लेटो इसका क्रिटिसिज्म करता है और इस तरीके से अरस्तु भी क्रिटिसिज्म करता है। फिर एक वाल्टर एगार्ट के द्वारा प्राचीन काल में एक पुस्तक लिखी गई, वो बोलते हैं कि भाई उनकी एक पुस्तक थी व्हाट डेमोक्रेसी मेंट टू द ग्रीक। ये इस पुस्तक में लिखते हैं कि भाई इन्होंने बताया कि एथेंस में केवल 18 वर्ष से ऊपर के आय वाले पुरुष को ही नागरिकता के अधिकार उस समय प्राप्त थे। साथ ही साथ वहां पे विदेशी गुलाम स्त्रियां वो 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति जो एथेंस की कुल जनसंख्या के 90% थे, वो नागरिक नहीं होते थे। इस चीज को आप समझ पा रहे हैं? यानी प्राचीन काल में ये लोकतंत्र तो था, लेकिन वाल्टर एगार्ट अपनी एक पुस्तक लिखते हैं व्हाट डेमोक्रेसी मेंट टू द ग्रीक। इसमें ये बोलते हैं कि प्राचीन जो यूनान था वहां पर सिर्फ और सिर्फ नागरिकता के अधिकार किसको थे? 18 वर्ष से ऊपर के पुरुषों को ही। अब 18 वर्ष से ऊपर के पुरुषों को नागरिकता के अधिकार थे। साथ ही साथ इसमें जो विदेशी गुलाम और स्त्रियां होती थी उनको नागरिकता बिल्कुल भी नहीं दी जाती थी। तो यानी इस प्रकार से जो कुल जनसंख्या का 90% भाग 18 वर्ष से कम आय के बच्चे होते थे, जिनमें महिलाएं होती थी, जिनमें गुलाम होते थे और विदेशी होते थे, वो नागरिकता के अधिकार से वंचित थे। तो कुल मिलाकर के 10% लोग ही ऐसे थे जिनकी सहमति से वहां पे लोकतंत्र स्थापित होता था। तो इस प्रकार से हम यहां पे देख सकते हैं कि लोकतंत्र कहीं ना कहीं पूर्ण लोगों की सहभागिता पर आधारित नहीं था, कुछ लोगों की सहभागिता के आधार पे ही चलता था। जैसे यहां पे वाल्टर एगार्ट कहते हैं कि भाई सिर्फ और सिर्फ 10% लोग ही थे जिनकी सहभागिता के आधार पे ही लोकतंत्र चलता था। तो इस तरीके से हम इसको बिल्कुल भी जनतंत्र नहीं कह सकते हैं। तो इसी आधार पे प्राचीन काल में लोकतंत्र अविकसित अवस्था में हमें देखने को मिलता है, क्योंकि लोकतंत्र के छोटे मोटे बीज तो हमें देखने को मिलते हैं, जैसे वो प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं और साथ ही साथ चुनाव करने के बाद उस पे सत्ता पे भी अपने आप से ही लोगों को बिठाते हैं वहां पे। तो ये तो लोकतंत्र के बीज तो थे, लेकिन आगे बढ़कर के ये जो प्रक्रिया थी ये लोकतांत्रिक तरीके से हमें देखने को नहीं मिलती है, जहां नागरिकता के संदर्भ में एगार्ट इस तरीके की बात करते हैं। साथ ही साथ हमने देखा कि भाई कुलीन तंत्र और गुटतंत्र में ये प्रक्रिया कन्वर्ट हो जाती थी। तो ये तो रहा प्राचीन काल में लोकतंत्र की स्थिति में, इस तरीके से लोकतंत्र का स्वरूप हमें देखने को मिलता है।